नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद की व्याख्या को देखेंगे। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जो वर्गीकृत किया गया था उसमें आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल, इन तीनों को हमने देखा था। तो और आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को देख चुके हैं। तो आज हम अब छायावाद की व्याख्या देखेंगे। इससे आगे की वीडियो में हम छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आप भी पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि आप अपने लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मेरे इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। छायावाद का नामकरण एवं समय सीमा क्या है? छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। सन 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था। तो प्रश्न देखिए, यहाँ पर यह भी बनता है कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित झरना कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था सन 1918 में। तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1916 और झरना का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1918। तो आप इन पॉइंट्स को भी बीच बीच में नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की जो अंतिम सीमा है वो 1936 ईस्वी मानी जाती है। तो छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 तक मानी जाती है। तो इस व्याख्या से आपको ये स्पष्ट हो चुका होगा। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान और सूक्ष्म है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, यानी कि काव्य कुछ और कहता था लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही होता था। किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। तो रहस्यवाद छायावाद की बहुत ही प्रमुख विशेषता रही। छायावाद की कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों द्वारा। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा क्या इसकी परिभाषा दी गई है, और एग्ज़ाम में छायावाद की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो आप इन सभी परिभाषाओं को नोट कर सकते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो ये जो परिभाषा है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा दी गई है छायावाद के लिए। दूसरी परिभाषा छायावाद के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या बोली है? परमात्मा की छाया आत्मा में
आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच में एक संबंध बताया है इन्होंने। तीसरा देखिए नगेंद्र जी ने क्या बोली है छायावाद की परिभाषा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। चौथी जो परिभाषा दी है वो महादेवी वर्मा जी ने दी है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। पांचवी परिभाषा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने दी है। उन्होंने क्या बोला है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो आप इन सभी परिभाषाओं को नोट कर लीजिए, और ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में कि ये परिभाषा किसने दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बोला है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। यहाँ पर कुछ छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है। प्रमुख कवि हैं छायावाद के, पहले जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1890 ईस्वी में और 1937 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। आप इनके रचनाकाल भी ध्यान रखिएगा। 1918 झरना, आंसू का है 1925 ईस्वी, लहर 1933 और कामायनी 1935। तो इनके कभी कभी रचनाकाल भी आ जाते हैं। अन्य रचनाओं में इनकी उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। इनमें से शोकोच्छ्वास बहुत बार पूछी गई है, और महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये भी बहुत बार पूछी गई हैं। वैसे इनकी सारी की सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनके रचनाकाल नोट कर लीजिएगा। कुछ मुख्य जो पॉइंट हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना से संबंधित वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। पहला है, उर्वशी से लेकर महाराणा का महत्व तक की सभी रचनाएं द्विवेदी युगीन हैं। दूसरा, आंसू मुक्तक शैली में रचित विरह काव्य है, जिसके द्वितीय संस्करण में 64 छंद जोड़े गए हैं। तीसरा इसमें मुख्य पॉइंट क्या है, कामायनी छायावादी महाकाव्य है तथा अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है। चौथा, कामायनी के 3 प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कामायनी का जो पात्र है मनु, वो किसका प्रतीक है, या इड़ा किसकी प्रतीक है, या श्रद्धा किसका प्रतीक है, और इसमें कितने सर्ग हैं। तो इसमें 15 सर्ग हैं। अगला जो मुख्य पॉइंट है, इसमें प्रसाद की रचनाओं में रहस्यवादी प्रवृत्ति झलकती है। छठा है, लहर एक गीति काव्य है, और दूसरे जो प्रमुख इस काल के रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनका जन्म का वर्ष है 1897 ईस्वी और मृत्यु है 1963 ईस्वी में। इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं उनमें अनामिका, जो कि 1923 ईस्वी का रचनाकाल है, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी और तुलसीदास 1938 ईस्वी। इनकी अन्य रचनाएं कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत गुंज, अपरा। तो ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। निराला जी की रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें पहला है, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। तो
मतवाला और समन्वय, इन पत्रों के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। दूसरा पॉइंट है, राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता अनामिका में संकलित है। तो राम की शक्ति पूजा ये किस में संकलित है? अनामिका में। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, जो कि एक अत्यंत ओजपूर्ण और प्रभावशाली रचना है। तीसरा पॉइंट है, निराला की कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी अभिव्यक्त हुआ है। चौथा पॉइंट है, राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि राम की शक्ति पूजा का रचना काल क्या है? ये है 1936। पांचवा है, जूही की कली का प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया गया है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। तीसरे जो रचनाकार हैं छायावाद के, वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका जन्म 1900 ईस्वी में और मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। तो छायावादी रचनाएं इनकी क्या क्या है? उच्छ्वास, देखिए एक अभी ऊपर आई थी शोकोच्छ्वास, वो थी जयशंकर प्रसाद जी की रचना, और ये है उच्छ्वास, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो एग्ज़ाम में अक्सर ये अगर रचनाएं आती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों को आप ध्यान से याद रखिएगा कि शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद जी की है और उच्छ्वास है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, आप इनके रचना काल देख लीजिएगा। प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। और अरविंद दर्शन से प्रभावित इनके जो स्वर्ण काव्य हैं वो हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी। नव मानवतावादी काव्य, लोकायतन, चिदंबरा, पतझर एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, पौ फटने से पहले, समाधिता, शशि की तरी। ये निराला जी के, सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं रचनाएं। और इनके देखिए काव्य नाटक कौन कौन से हैं? रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया, मानसी और ज्योत्सना। तो इनके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। दूसरा, पंत जी कोमल कल्पना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। पांचवा है, पल्लव में लगभग 40 पृष्ठों की एक भूमिका दी गई है, जिसमें भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन पर विचार व्यक्त किए गए हैं। तो पल्लव में कितने पृष्ठों की भूमिका दी गई है? 40 पृष्ठों की। पांचवा है, पंत जी की काव्य कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। तो किस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चिदंबरा में। छठा है, पंत जी की परिवर्तन कविता अत्यंत मार्मिक एवं उच्च कोटि की दार्शनिक कविता है। मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति झलकती है। चौथा देखिए, महादेवी वर्मा जी का, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहले इनका हम जन्म वर्ष देखते हैं। 1907 में जन्म हुआ है और 1987 में मृत्यु। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप इनका रचना काल देख लीजिएगा। प्रमुख बिंदु क्या है इसमें? यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इनका संकलन किया गया है। तो एग्जाम में ये भी बनता है कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत का संकलन किस में किया है? तो यामा में। दूसरा है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। तीसरा है, उनके काव्य में विरह की प्रधानता है, जो लौकिक न होकर अलौकिक विरह है। चौथा पॉइंट है, महादेवी जी के काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। और पांचवा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत ही इनकी प्रसिद्ध पंक्ति रही है। छायावाद के बाद के देखिए, उत्तर छायावादी काव्य और उसके प्रमुख कवि। छायावादी काव्य की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानी गई है। कुछ अन्य विद्वान इस सीमा को 1938 ईस्वी भी स्वीकार करते हैं। छायावादोत्तर काव्य के रूप में हिंदी में दो प्रकार की कविताएं प्रमुखता से लिखी गई हैं, जिसे छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कविता या उत्तर छायावादी काव्य कहा गया है। इसे दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा,
दूसरा है प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा। तो छायावादोत्तर काव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन, देश पर बलिदान हो जाने की भावना, और चौथा है आर्य संस्कृति एवं गांधीवाद का इन्होंने समर्थन किया था। मैंने इससे पिछली वीडियो में इन सभी रचनाकारों के रचनाओं का भी उसमें वर्णन किया था, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दूसरे जो छायावादोत्तर काव्यधारा के कवि थे वो थे प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा। प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा आदि हैं। बच्चन जी के मधु काव्य को जनता में अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई। उनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये मधु काव्य के अंतर्गत आती हैं। और इस वर्ग के जो कवि हैं उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। पहले हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का अकाल, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, खूंटे, दो चट्टाने, चार खेमे 64, जाल समेटा। तो चार खेमे 64 खूंटे हैं। ये 4 खेमे 64 खूंटे, ये पूरी रचना ये है। खूंटे, 4 खेमे 64 खूंटे, जाल समेटा। तो ये हैं बच्चन जी की रचनाएं। और इनमें से अधिकांश बार, बहुत बार ये एकांत संगीत, आकुल अंतर और मिलन यामिनी, दो चट्टाने, चार खेमे 64 खूंटे, सतरंगिणी, तो ये रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं। दूसरे थे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, जिनका जन्म 1915 ईस्वी है। मधुलिका, अपराजिता, करील, किरण बेला, लाल चूनर, विराम चिन्ह, वर्षांत के बादल। वर्षांत के बादल बहुत बार पूछी गई रचना है, जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की है। तीसरे थे नरेंद्र शर्मा, इनका जन्म वर्ष है 1913 ईस्वी। शूल फूल, प्रभात फेरी, द्रौपदी, सुवर्णा, उत्तर जय, रक्तचंदन, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अभिशस्य, कदलीवन, प्यासा निर्झर। छायावादी युग में काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ये कौन कौन सी रही थी? देखिए, छायावाद युग के काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो है पहली, व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में कवि अपने अंतर्मन, निजी संवेदनाओं और अनुभूतियों को प्रमुखता देते हैं। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद की कविता आहुति में कवि अपने अस्तित्व और मैं की खोज करता है। दूसरा है, देखिए इसकी क्या प्रवृत्ति है छायावाद की, रहस्यवाद। छायावाद युग की कविताओं में ईश्वर, आत्मा, प्रकृति और मानव चेतना के बीच रहस्यमय संबंधों का चित्रण मिलता है। उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा की कविता पथ के साथी में आत्मा और परम सत्ता के बीच रहस्यात्मक जुड़ाव दिखाई देता है। तीसरा है प्रकृति चित्रण में मानवीकरण। छायावाद में प्रकृति सिर्फ दृश्य नहीं बल्कि एक सजीव साथी बनकर सामने आती है। तो इसमें प्रकृति का जो चित्रण है वो मानवीय रूप में किया गया है। चौथा है सूक्ष्म भावों और मनोवैज्ञानिक गहराई का चित्रण। कवि मन की कोमल, सूक्ष्म और जटिल भावनाओं को केंद्र में लाते हैं। जैसे महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई जो कविता है उसमें उन्होंने कहा है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें पीड़ा, विरह, तड़प का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। पांचवा है प्रेम और सौंदर्य के आध्यात्मिक रूप। प्रेम को इंद्रिय सुख तक सीमित न रखकर आध्यात्मिक सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। छठी इसकी प्रवृत्ति है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति।
छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो उन्होंने देखिए क्या बोला है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। दूसरा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले। तो माखनलाल जी ने अपनी इन पंक्तियों से देशभक्ति को जताया है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इन्होंने अपनी इच्छा इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है। सातवां, नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया है। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की थी। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। तो उन्होंने क्या बोला था नारी के लिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पियो स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये कामायनी में उन्होंने इन पंक्तियों को दिया था जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आज की वीडियो में हमने छायावाद से संबंधित प्रमुख रचना और रचनाकारों को देखा और उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां रही थीं उन्हें देखा। तो इससे आगे की वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसी व्याख्या से संबंधित और रचनाकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।